Hey everyone, how are you? This is Janvi and I welcome you to all concept classes. आज हम सिर्फ फ्रीनेट फॉर्मूले में ही एक आगे का लेक्चर लाए हैं। इससे पहले मैंने एक लेक्चर लिया था, उसमें मैंने आपको स्क्रू कर्वेचर सिखाया था। बिकॉज जो सिरेट फ्रीनेट फार्मूला होता है वो बेसिकली 3 फार्मूलाज से बनता है, कर्वेचर, टॉर्शन एंड स्क्रू कर्वेचर से। ठीक, तो उसका एक लेक्चर मैं ले चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि उसका यूज इस लेक्चर में है। क्लियर? एंड आज हम स्टार्ट करते हैं उसके आगे का। देखिए, इसमें आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसके अंदर हमें पढ़ना है कि हम कैसे इस फॉर्मूले को अलग अलग टाइप से अलग अलग क्वेश्चंस के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब इसे कैसे अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा था, एक कर्वेचर पढ़ा था, कर्वेचर के लिए एक रिजल्ट पढ़ा था। क्या था वो? देखिए, टी यूनिट वेक्टर डैश, इसे और क्या लिख सकते हैं, डी टी यूनिट वेक्टर अपॉन ds इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, कप्पा n यूनिट वेक्टर। याद है? ये क्या पढ़ा था t के लिए। सिमिलरली टॉर्शन के लिए क्या पढ़ा था हमने, b यूनिट वेक्टर डैश इक्वल्स टू, इसे और क्या लिख सकते हैं, d b यूनिट वेक्टर अपॉन ds एंड इट्स इक्वल्स टू टाउ n यूनिट वेक्टर। ये माइनस है। क्लियर? ये क्या पढ़ा था, टॉर्शन के लिए। एंड लास्टली हमने स्क्यू कर्वेचर के लिए क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल नॉर्मल पे, एंड दैट इज n यूनिट वेक्टर डैश इक्वल टाउ b यूनिट वेक्टर माइनस कप्पा t यूनिट वेक्टर। क्लियर? ये पढ़ा था हमने प्रिंसिपल नॉर्मल या स्क्यू कर्वेचर के अंदर। इन्हीं तीनों का यूज करके हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को बनाते हैं, या फिर ये फॉर्मूला ही यही फॉर्मूला है। तो इसे और हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, बेसिकली जब आप मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो मैट्रिक्स किसी भी फॉर्म को या किसी भी इक्वेशन को लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो ये देखिए, आपको कुछ इक्वेशंस जैसी दिख रही हैं। ये टी यूनिट वेक्टर डैश इक्वल्स टू कप्पा एन यूनिट वेक्टर, बी यूनिट वेक्टर डैश इक्वल्स टू माइनस टाउ एन यूनिट वेक्टर, एंड एन यूनिट वेक्टर डैश इक्वल्स टू टाउ बी यूनिट वेक्टर माइनस कप्पा टी यूनिट वेक्टर। ये क्या है कि इक्वेशंस के फॉर्म में लीजिए। देखिए, जब आप x, मान लीजिए x की कोई इक्वेशन दी हुई है आपको v1, एंड y के लिए आपको इक्वेशन दी हुई है v2। सिमिलरली z के लिए अगर आपको कोई इक्वेशन दी हुई है v3। अगर इन्हें आपको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होता है तो आप क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, x y z क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो ये x होता है, फिर y होता है, फिर z होता है ना। फिर 3 into 3 की मैट्रिक्स बनेगी। क्लियर? देखिए, पहले केस के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट केस में सिर्फ x है, ना y है ना z है। मीन्स जब y एंड z पहली वाली रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी जो वैल्यूज आनी चाहिए 0। इट मीन्स यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, और x के लिए x ही आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 1 लिखते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए, जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, x इंटू 1 इज x, y इंटू 0 इज 0, z इंटू 0 इज 0। तो हमें क्या मिला, x मिला। क्लियर इतना? अब ध्यान से देखिए, इसके लिए x के लिए वैल्यू क्या मिल रही है इक्वल्स टू में b1। ऐसे ही बनाते हैं इक्वेशन, मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे ही चेंज करते हैं। और अगर y के लिए लिखेंगे तो देखिए, y में ना x की वैल्यू ना z की, तो x के लिए 0, z के लिए 0, एंड y के लिए सिर्फ y है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे। और इसके लिए मिल क्या रही है, हमें b2 मिल रही है। क्लियर? सिमिलरली z के लिए ना यहाँ x है ना y है, तो x के लिए 0, y के लिए 0, z के लिए 1। इसके लिए क्या वैल्यू मिल रही है, b3। ऐसे ही बनाते हैं मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए, अगर आप इसे देखिए, रीओपन करके देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे जब इन दोनों का, आई होप आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये क्या है, कॉलम इसकी 1 है, रो, तो ये 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। क्लियर? ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो x इंटू 1 होगा पहले, फिर y इंटू 0 होगा तो 0, देन z इंटू 0 इज 0, एंड इक्वल्स टू में क्या है, b1। सो हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू b1। सिमिलरली x को जब इससे करेंगे तो x इंटू 0 इज 0, y इंटू 1 इज 1, z इंटू 0 इज 0, इज इक्वल्स टू b2। सिमिलरली x इंटू 0 इज 0, y into 0 is 0, z into 1 is
z इज इक्वल्स टू b3। क्लियर? तो देखिए ये x y z के लिए हमें फिर से वही इक्वेशंस मिल गई। मतलब हम किसी भी इक्वेशंस को उनके मैट्रिक्स में चेंज करके लिख सकते हैं। क्लियर? जब मैंने कल आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था तब मैंने कहा था कि जैसे x y z लिए जाते हैं वैसे ही t n and b ली जाती हैं। क्लियर? तो t n and b यहाँ पर ही इक्वेशंस के फॉर्म में दी हुई हैं, तो अब इन्हें क्या करना होता है, हमें मैट्रिक्स में चेंज करना होता है। समझ में आ रहा है? क्यों करेंगे, कैसे करेंगे रिप्रेजेंटेशन? अब देखिए ध्यान से, ये पूछा भी जाता है तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्या है, t यूनिट वेक्टर, b यूनिट वेक्टर, n यूनिट वेक्टर। ये क्या है, इक्वल्स टू के बाद वाली वैल्यूज हैं, है ना। जैसे मैंने लिखा था x इक्वल्स टू b1, तो ये वाली वैल्यूज क्या है, ये एंड ये इक्वल्स टू के बाद वाली वैल्यूज हैं। तो पहले में क्या क्या आएंगी, देखिए जो मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या क्या आएगा, t यूनिट वेक्टर, n यूनिट वेक्टर एंड b यूनिट वेक्टर। क्लियर? ये आ गई, समझ में आया? अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन देखिए आप, कप्पा इंटू एन, ना तो इसमें t का कोई वैल्यू है ना इसमें b की कोई भी वैल्यू है, तो t के लिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्लियर? एंड देखिए n का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ है, कप्पा के साथ, तो n के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, कप्पा। क्लियर? फिर यहाँ b की वैल्यू कुछ नहीं है इस इक्वेशन में, तो b के लिए 0। क्लियर? और इक्वल्स टू में हमें मिल क्या रहा है, t यूनिट वेक्टर डैश। क्लियर? देखिए ध्यान से, अब क्या है, यहाँ पर n यूनिट वेक्टर है, तो t तो हो गया पहले, अब n के लिए आएंगे। देखिए आप एकदम जल्दी में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये थी t के लिए एंड ये क्या होगी अब आपके लिए n के लिए। क्लियर? तो n के लिए हमारे पास देखिए क्या क्या, टाउ का मल्टीप्लीकेशन b के साथ है, k का t के साथ है, मतलब t की वैल्यू है, b की वैल्यू n की वैल्यू नहीं है। तो जब t किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो t किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस कप्पा के साथ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस कप्पा। क्लियर इतना? फिर उसके बाद देखिए n की तो इस इक्वेशन में कोई वैल्यू है नहीं, तो n के लिए 0। फिर b के लिए क्या है, टाउ, सो b के लिए टाउ। क्लियर? फिर आगे चलिए, अब b यूनिट वेक्टर डैश के लिए देखिए इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से n यूनिट वेक्टर डैश इक्वल्स टू में, देन b यूनिट वेक्टर डैश के लिए क्या है, देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में ना तो t की वैल्यू है ना ही b की वैल्यू है, तो t के लिए मल्टीप्लीकेशन 0, n के लिए क्या मल्टीप्लीकेशन है, माइनस टाउ, सो हियर इज माइनस टाउ। क्लियर? एंड देन b के लिए यहाँ पर ही कुछ नहीं है, तो सो b के लिए क्या हो जाएगा, 0। और इक्वल्स टू में क्या है इसके पास, b यूनिट वेक्टर डैश। ये एक फॉर्म हो गया मैट्रिक्स की तरह लिखने का किसे, इन इक्वेशंस को। ये डायरेक्टली भी ऑप्शनल में पूछा जा सकता है और क्वेश्चंस भी इसके थ्रू करने के लिए आपको मिल सकते हैं सब्जेक्टिव पेपर में। क्लियर? समझ में आया? देखिए अगर आप इन्हें ओपन भी करेंगे इस फॉर्म में चेंज करने के लिए, तो ध्यान से देखिए t इंटू 0 इज 0, पहली इक्वेशन बना रहे, फिर n इंटू k इज n कप्पा, फिर b इंटू 0 इज 0, इक्वल्स टू में क्या लिखा हुआ है, t यूनिट वेक्टर डैश। तो हमें क्या मिल गया, कप्पा n यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू t यूनिट वेक्टर डैश, यही मिल गया। क्लियर? फिर क्या करते हैं दूसरे के लिए, t का मल्टीप्लीकेशन इससे, सो माइनस कप्पा t यूनिट वेक्टर, n के लिए ये 0 हो जाएगा, n इंटू 0, फिर b इंटू टाउ क्या हो जाएगा, b यूनिट वेक्टर टाउ इक्वल्स टू n यूनिट वेक्टर डैश। तो देखिए ये भी यहाँ से यही मिल गया। सिमिलरली इस तीनों का मल्टीप्लीकेशन इन तीनों से करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। क्लियर? एक और तरह से हम क्या करते हैं, इनके लिए रिजल्ट प्रूफ करते हैं, तो वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ, फिर उसके बाद ये लेक्चर फिनिश करते हैं। क्लियर? देखिए अब ये तो तीनों रिजल्ट्स हमें पता है। देखिए अगर आपको ये नहीं पता है तो मैंने ये बहुत ही अच्छे से डिटेल में कराया है, आप मेरी प्लेलिस्ट में चाहिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से प्लीज इसे पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने खुद से भी पढ़ा हुआ है तो भी आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। क्लियर? ध्यान से देखिए, t यूनिट वेक्टर डैश ये दिया हुआ है एंड b एंड n ये दिया। अब हमें क्या करना है, इन्हें एक अलग रिजल्ट में प्रूफ करना है। अलग रिजल्ट देखिए ध्यान से, जो ये t यूनिट वेक्टर डैश है इसे क्या प्रूफ करना है हमें, वी हैव टू प्रूव इट ओमेगा
क्रॉस टी। ठीक, सिमिलरली बी यूनिट वेक्टर डैश को क्या प्रूव करना है, ओमेगा क्रॉस बी, एंड एन यूनिट वेक्टर डैश को क्या प्रूव करना है हमें, ओमेगा क्रॉस एन यूनिट वेक्टर। देखिए तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें ये पता है, हमें ओमेगा नहीं पता है, तो हमें यहाँ पर ही फाइंड क्या करना होता है, ओमेगा। क्लियर हो रहा है? इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो हमें बेसिकली यहाँ पर ही ओमेगा फाइंड करना होता है, क्योंकि बाकी सब तो आप जानते हैं, बाकी सब की आप वैल्यू भी प्रीवियस लेक्चर्स में फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पर ही हमें ओमेगा ही डिफाइन करना है। क्लियर? सीरेट फ्रीनेट फॉर्मूले को ओमेगा के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, हमें वही यहाँ पर ही सीखना है। ठीक, तो स्टार्ट करें। चलिए ध्यान से देखिए, जो टी यूनिट वेक्टर डैश होता है वो क्या होता है, कप्पा इंटू एन। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने अगर कहीं पर ही कैप नहीं भी लगाया तब भी उन सब का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर ही है, ये सब यूनिट वेक्टर ही है। ठीक, क्योंकि टी के अलोंग ही क्या होती है, यूनिट वेक्टर होती है। तो क्लियर, ये होता क्या है, टी यूनिट वेक्टर मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, बी यूनिट वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग बाय नॉर्मल, एंड एन यूनिट वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल। क्लियर? ध्यान से देखिए, एन को क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, ये जो टी एन और बी का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, टी यूनिट वेक्टर एन एंड बी। मीन्स अगर टी क्रॉस एन करेंगे तो बी मिलेगा। हाँ देखिए, टी क्रॉस एन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा। वेयर एज अगर हमने एन क्रॉस टी कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का बी। समझ में आ रहा है? और देखिए इधर, देखिए जिधर जिधर एरो लगा हुआ, अगर टी से एन की तरफ आ रहा है तो ये उसी साइड मूव कर रहा है जिस साइड एरो है। इट मीन्स टी क्रॉस एन तो हमें बी दे देगा, लेकिन हम जब इधर उल्टा जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें माइनस का भी मिलेगा। ये माइनस का मतलब क्या होता है, जैसे ये जो ये ऐसे रखी है ना परपेंडिकुलर, तो ये कभी ऊपर की तरफ हो गई, कभी नीचे की तरफ हो गई, ये कभी इस साइड जा रही तो कभी इस साइड आ जाती है, तभी ये माइनस का चेंज आने लगता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कप्पा एन यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, एन यूनिट वेक्टर के लिए बी से टी आएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एन। इट मीन्स बी यूनिट वेक्टर क्रॉस टी यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू एन यूनिट वेक्टर। क्लियर? तो एन यूनिट वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, बी क्रॉस टी। क्लियर? इतना कोई डाउट नहीं? अब ध्यान से सुनिए, जब हम किसी वेक्टर को उसी वेक्टर में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिलता है 0। देखिए ये क्या है, टी क्रॉस, अगर हमने लिए कोई वेक्टर ले लीजिए आप, ए वेक्टर, उसका क्या कीजिए, क्रॉस कीजिए उसी वेक्टर के साथ, तो ये लिखा कैसे जाता है, ए का मैग्नीट्यूड, देन इस वाले का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एम कैप। ये एम कैप क्या होती है, इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर जो हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। क्लियर? अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ही एंगल क्या है इन दोनों के बीच, कोई वेक्टर अपने ही साथ क्या एंगल रखता है, 0। तो जब साइन 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्लियर? अगर हम यहाँ पर ही इसके आगे लिखे, ध्यान से देखिए, कप्पा बी यूनिट वेक्टर क्रॉस टी यूनिट वेक्टर, और क्या लिख दे, प्लस टाउ टी यूनिट वेक्टर क्रॉस टी यूनिट वेक्टर, तो कुछ गलत होगा इसमें। देखिए टी क्रॉस टी तो ऑलरेडी 0 हो जाना है, इट मीन्स ये वैल्यू तो 0 है ही, तो आप इसे किसी भी वैल्यू में 0 को ऐड करने का कोई मतलब नहीं होता है ना, तो अगर हम इसे ऐड भी कर देंगे तो इस क्वांटिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? यहाँ क्या है, टी यूनिट वेक्टर डैश। क्लियर हो रहा है इतना आपको? अब आगे चलिए, देखिए इसमें क्या हो सकता है, अगर कप्पा क्या है, स्केलर है, तो हमने क्या लिखा, कप्पा। क्लियर? अब लिख दे हम बी यूनिट वेक्टर, फिर प्लस टाउ टी यूनिट वेक्टर, और बाहर क्या कर दे, क्रॉस टी यूनिट वेक्टर। दिख रहा है आपको? देखिए मैंने क्या किया, टी यूनिट वेक्टर यहाँ से और क्रॉस टी यूनिट वेक्टर यहाँ से बाहर निकाल दिया। अब ऐसे भी देखिए, अगर अब ये मल्टीप्लाई होने जाएगा तो स्केलर के साथ तो होगा नहीं, मतलब वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ ही होगा, तो जब ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो भी हमें ये मिल जाएगा, जब ये इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो हमें ये मिल जाएगा। मीन्स हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए टी यूनिट
वेक्टर तो हमारा आ गया, तो हमारे पास बचा क्या, ओमेगा। इट मीन्स ओमेगा क्या हो गया, ये क्या हो गया, ओमेगा क्रॉस टी यूनिट वेक्टर, जहां ओमेगा की वैल्यू क्या है आपके पास, कप्पा बी यूनिट वेक्टर प्लस टाउ टी यूनिट वेक्टर। क्लियर, ये क्या मिल गई आपको, ओमेगा की वैल्यू। समझ में आया, ये हमारा फर्स्ट केस प्रूफ हो गया, या फर्स्ट केस के लिए आपने ओमेगा की वैल्यू निकाल ली। मीन्स अगर आपको ओमेगा के टर्म्स में दिया हो या जहां पर ये चीज लिखी हो तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, लाइक दिस। क्लियर, आगे चले, इस केस की बात करें। देखिए ये क्या था, फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। अब सेकंड केस पे बात करते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें भी वही करना है। b को क्या लिख सकते हैं हम, b यूनिट वेक्टर डैश को माइनस टाउ n यूनिट वेक्टर। क्लियर, माइनस टाउ n यूनिट वेक्टर। ध्यान से देखिए, b यूनिट वेक्टर डैश, यहां भी क्या करेंगे हम, n यूनिट वेक्टर को ओपन करेंगे, इक्वल्स टू माइनस टाउ, n को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये था t, ये था n एंड ये था b। तो अगर हमें n चाहिए तो हमें b से t तक आना पड़ेगा, तो हमें n मिल जाएगा। इट मीन्स b क्रॉस t। क्लियर इतना, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखें, यहां पर ही क्या करें, अगर हम, ये क्या है, माइनस का टाउ b यूनिट वेक्टर क्रॉस t यूनिट वेक्टर, अगर हम यहाँ ऐड कर दें, क्या, कप्पा और b यूनिट वेक्टर क्रॉस b यूनिट वेक्टर। अब देखिए सुनिए, b क्रॉस t तो हमें n यूनिट वेक्टर देगा, लेकिन अगर हम t क्रॉस b कर दें तो ये जस्ट इसका अपोजिट देगा, माइनस n यूनिट वेक्टर, यही देता है। इट मीन्स अगर हम इसे b माइनस टाउ, इसे अगर हम कर दे t क्रॉस इंटू b क्रॉस, तो ये माइनस एक आएगा जो कि यहाँ कर देगा प्लस। समझ में आया इतना। अब देखिए आगे, प्लस ये क्या है, कप्पा b क्रॉस b यूनिट वेक्टर। अब यहाँ से सिमिलरली क्या करेंगे आप, देखिए अगर टाउ और t यूनिट वेक्टर यहीं पर ही छोड़ दें, प्लस कप्पा b यूनिट वेक्टर यहाँ पर रहने दें, तो बाहर क्या आ जाएगा, क्रॉस b यूनिट वेक्टर। समझ में आया। देखिए ये स्केलर के साथ ये एंड इस स्केलर के साथ ये हमने बाहर निकाल लिया। अगर ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई होने जाएगा तो ये वेक्टर इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये वेक्टर इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और हमें वापस से यही मिल जाएगी। और ये किसकी वैल्यू देखिए, यहाँ से ये ओमेगा की वैल्यू है। इट मीन्स b यूनिट वेक्टर डैश क्या मिल गया हमें, ओमेगा इंटू b। दिखा दिया हमने, ये समझ में आया, दोनों केस समझ में आ गए। अब एक लास्ट इस केस के लिए बात कर लेते हैं। एक लास्ट केस देखते हैं जिसमें n यूनिट वेक्टर डैश को क्या प्रूफ करना है। इसके लिए हमने n यूनिट वेक्टर डैश क्या फाइंड किया है, ये। इट मींस n यूनिट वेक्टर डैश है क्या हमारे पास, टाउ b यूनिट वेक्टर माइनस कप्पा t यूनिट वेक्टर। क्लियर इतना, कोई डाउट नहीं इसमें। अब ध्यान से देखिए, ये क्या था हमारा t, दिस इज n एंड दिस इज b यूनिट वेक्टर। सो b यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, b के लिए हमें क्या करना होगा, t से n की तरफ आएंगे तो हमें b मिलेगा। इट मींस t क्रॉस n करेंगे। क्लियर, वेयर एज अगर हमें t चाहिए तो हम n क्रॉस b करेंगे। तो t यूनिट वेक्टर के लिए क्या, n क्रॉस b यूनिट वेक्टर। क्लियर, जब n से b की तरफ आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, t मिलेगा। करना भी हमें सिर्फ यही है। देखिए n यूनिट वेक्टर डैश इक्वल्स टू टाउ, b यूनिट वेक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए b की जगह क्या लिख सकते हैं, t यूनिट वेक्टर क्रॉस n यूनिट वेक्टर। देखिए ये क्यों लिख सकते हैं, जब कोई भी दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो जब उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक नई वेक्टर मिलती है जो कि उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है। इट मींस अगर ये t है, ये n है एंड दिस इज b, तो अगर हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें जो वेक्टर मिलेगी वो परपेंडिकुलर मिलेगी इन दोनों के, जो कि क्या होगी, इन दोनों के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। क्लियर हो रहा है। अब चलिए आगे चलते हैं। माइनस कप्पा, t यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, n क्रॉस b। सो n यूनिट वेक्टर क्रॉस b यूनिट वेक्टर। अब ध्यान से देखिए, ये और ये
यहाँ पर माइनस है, माइनस को अगर हमें प्लस में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, देखिए टाउ टी यूनिट वेक्टर क्रॉस एन यूनिट वेक्टर माइनस, माइनस को हमें प्लस में करना है। देखिए जब n क्रॉस b हमें t दे रहा था, तो अगर हम b क्रॉस n करते हैं तो ये हमें माइनस टी यूनिट वेक्टर देगा। बेसिकली मतलब क्या होता है, देखिए जब हमने n से b की तरफ किया, ये चीज देखिए मानिए, देखिए मान लीजिए अगर ये आपकी क्या है, ये आपके टेंजेंट है, ये आपकी बाय नॉर्मल है एंड दिस इज योर प्रिंसिपल नॉर्मल। क्लियर, ये प्रिंसिपल, ये बाय नॉर्मल एंड ये टेंजेंट। इसमें क्या लगता है, स्क्रू हैंड रूल लगता है। इट मींस अगर आप क्या कर रहे हैं अभी n से b की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जब आप n से b की तरफ मूव करेंगे तो राइट हैंड स्क्रू रूल जब लगाएंगे तो ये ऐसे जाएगा। देखिए मेरा थंब कहाँ है, ऊपर, इट मींस जो टेंजेंट है वो ऊपर है। सिमिलरली अगर आप b से n की तरफ आए तो क्या होगा, ये ऐसे आएगा, है ना, ये क्या होगा, नीचे से घूम के आएगा, तो हमारी टेंजेंट कहाँ है, नीचे। यही बात होती है इन सब में। जब हम t से n से b की तरफ गए तो हम ऊपर की तरफ टेंजेंट थी, और जब b से n की तरफ आए तो टेंजेंट नीचे हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, इसलिए ये पॉजिटिव और माइनस लगते हैं। क्लियर। अब देखिए n और b को हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा, दैट इज प्लस कप्पा, ये क्या हो जाएगा, b क्रॉस n। क्लियर, कोई डाउट नहीं इसमें। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या होगा, n यूनिट वेक्टर डैश इक्वल्स टू, यहाँ पर ये अंदर टाउ t यूनिट वेक्टर प्लस कप्पा b यूनिट वेक्टर क्रॉस n यूनिट वेक्टर। देखिए ये वापस से मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो वेक्टर से वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होगा, देन t क्रॉस n मिल जाएगा, फिर इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो b इंटू n, मतलब यही मिल जाएगा हमें। तो इससे हमें क्या मिल गया, n यूनिट वेक्टर डैश इज इक्वल्स टू ओमेगा, ये ओमेगा की वैल्यू है, देखिए ये ओमेगा की वैल्यू है क्रॉस n यूनिट वेक्टर, सॉरी डैश नहीं है, n यूनिट वेक्टर। प्रूफ हो गया। ये एक और फॉर्म होता है सीरेट फ्रेनेट फॉर्मूले को लिखने का। आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट लेक्चर था तो आप इसे ध्यान से देखिए। क्लियर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। देखिए अभी ना कर्वेचर थोड़ा बचा हुआ है। कर्वेचर मैंने पढ़ाया क्यों नहीं, क्योंकि उसमें इन फॉर्मूलाज का यूज था, तो मुझे ये पहले पढ़ाना पड़ा। लेकिन अभी कर्वेचर के 1-2 लेक्चर्स बाकी हैं आई थिंक, तो मैं उन्हें भी पूरा कंप्लीट करा दूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर रहिए, तब तक के लिए इसे प्रैक्टिस कीजिए एंड फ्लुएंशियल रहिए एंड इसे दिमाग में सेट करके रखिए कि आप इसे भूले नहीं। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।